तो HRD IAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, दैनिक करंट अफेयर्स सीरीज़ में आज 22 तारीख है और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। उसके पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा एक कोटेशन, और उस कोटेशन के माध्यम से हम लोग जो है फिर आगे बढ़ेंगे। कोटेशन आज का है कि विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। यानी कि जीवन में आप सभी लोगों को विकल्प नहीं रखना चाहिए। यदि आप शुरुआती दौर में हैं अपनी परीक्षाओं को देने के लिए, यानी कि कंपटीशन में अगर आप आते हैं, शुरुआती समय में आपके पास विकल्प सिर्फ और एक होना चाहिए। यानी कि पास कोई विकल्प ना हो, आपके पास एक ही ऑप्शन हो कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो UPSC की हो, PCS की हो, जो भी पुलिस की हो, SSC की हो, बैंकिंग की हो, यानी कि जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उस लक्ष्य पर आपको जो है अड़िग रहना है, बिना किसी ऑप्शन के, बिना किसी विकल्प के। तो विकल्प रहित संकल्प यानी विदाउट एनी ऑप्शंस आपको मेहनत करनी है, और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ यानी कि पूरी शक्ति और शिद्दत के साथ आपको मेहनत करनी है। हाँ, वो बात अलग है यदि एक लंबा समय आपको बीत जाता है कंपटीशन देने में, तब आप किसी दूसरी तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपके पास कोई विकल्प नहीं होना चाहिए यदि आपकी एज अभी 21 से लेकर के 26-27 तक की है तो। खैर, तो ये हो गया आज का कोटेशन। मुझे लगता है कि इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। और अब आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अभी ये जो करंट अफेयर्स मैं आपको करा रहा हूँ, ये कॉपी पेन पे करा रहा हूँ, और उसके पहले मैं PDF फॉर्म में कराता था बढ़िया तरीके से। तो अभी 17 मार्च तक, 20 मार्च तक आप लोग थोड़ा इसी तरीके से करिए, उसके बाद हम लोग प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। खैर, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहते हैं, जैसे पहले रहते थे वैसे भी अभी हैं, बस अंतर है कि इसे टाइप नहीं किया गया है। खैर, तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंत में एक प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, एक प्रश्न का उत्तर देने से आपकी बहुत सारी चीज़ें रेडी हो जाती हैं। तो चलिए फिर, पहला हमारा जो करंट अफेयर्स है वो क्या है कि ग्रीस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा अभी हो रही है, और जब कोई प्रधानमंत्री यात्रा करते हैं, राष्ट्रपति यात्रा करते हैं, तो उनसे संबंधित जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो ग्रीस के PM कौन है? मित्सोताकिस, ध्यान रखिएगा। लक्ष्य जो है अभी क्या इन्होंने तय किया है, भारत और ग्रीस ने, वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करना। ये महत्वपूर्ण इनका लक्ष्य है। हालांकि और कई सारे जो है व्यापारिक जो चीज़ें होती हैं उस पर उन्होंने शाइन किया है, लेकिन लक्ष्य जो निर्धारित किया है इन्होंने, ये बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया। और ग्रीस का जो संबंध भारत के साथ है वो सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी कई जो है क्या कहते हैं शताब्दियों से रहा है। पहले भी ग्रीस के जो कल्चर है, भारत का कल्चर जो है लगभग सेम था। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में अमीन सयानी का निधन हो गया है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा कि हाल ही में अमीन सयानी का निधन हुआ है, वो क्या थी, ये किससे संबंधित थी? तो वो दरअसल जो है रेडियो की प्रसिद्ध हस्ती थी। ठीक है, भारत के प्रसारण क्षेत्र में क्रांति लाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक, तो अब तो रेडियो इतना नहीं चलता है, लेकिन पहले रेडियो का ही ज़माना था, और अमीन सयानी जो है एक प्रमुख जो है आपकी जो है एक हस्ती थी उस समय। तो इनको याद रखिएगा कि रेडियो की प्रसिद्ध हस्ती थी। हाल ही में जो है अमीन सयानी का निधन हो गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जनजातीय त्यौहार समक्का सरक्का मैदाराम जथारा, ये क्या होता है? ये बहुत बड़ा जनजातीय त्यौहार है, और भारत का मुझे लगता है कि ये शायद दूसरा सबसे बड़ा जो त्यौहार है जनजातीय। ठीक है, क्योंकि पहला कुंभ होता है, उसके बाद ये है, बहुत बड़े स्तर पर, बृहद स्तर पर यह त्यौहार होता है। इसके लिए भारत सरकार जो है बजट भी बहुत पास करती है। तो क्या है ये सबसे बड़ा जनजातीय त्यौहार है। इसमें क्या होता है कि यह एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासकों के विरुद्ध एक माँ और बेटी यानी कि समक्का और सरलम्मा की लड़ाई का प्रतीक है। ठीक है, कहाँ पर ये मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। कोया जनजाति एक होती है, तो प्रश्न आपसे कोया जनजाति से भी पूछ लेगा कि कोया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो तेलंगाना में पाई जाती है कोया जनजाति। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण है? अगर कोया जनजाति के बारे में अगर बात की जाए तो तेलंगाना की सबसे बड़ी जनजाति है कोया जनजाति, ध्यान रखिएगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों जो है राज्यों में फैला है, अधिकतम जो है तेलंगाना में है। स्वयं को ये लोग क्या कहते हैं? कोयतूर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और भाषा इनकी कोया है। हालांकि कोया भाषा को लगभग ये लोग भूल चुके हैं, और जो है वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है तेलंगाना की, उसको ये लोग जो है तमिल वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ठीक है, और द्विवार्षिक स्तर पर जो है ये मनाया जाता है शायद। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है चौथा, वैमानिकी विकास एजेंसी और भारतीय वायुसेना
समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया है। तो ये एक एजेंसी है वैमानिकी की, इसने भारतीय नौसेना के साथ जो है भारतीय वायुसेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आइए देखते हैं डिटेल में कि वैमानिकी विकास एजेंसी यानी कि एडीए ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए भविष्य के लिए हथियारों तथा सेंसर के एकीकरण के उद्देश्य से भारतीय वायुसेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो प्रश्न आपसे तुरंत पूछ लेगा कि हाल ही में वैमानिकी विकास एजेंसी ने भारतीय वायुसेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, किसके संबंध में या किस लड़ाकू विमान के लिए? कई सारे ऑप्शन देगा। तो आपको ये तेजस जो शब्द है इसको याद रखना है कि तेजस के लिए जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अभ्यास मिलन 2024, माफ कीजिएगा ये 2 वर्षीय होता है, वो मैंने पहले गलत बता दिया था। चलिए, तो अभ्यास मिलन महत्वपूर्ण है, कल इस पर मैंने प्रश्न बनाया था। तो अभ्यास मिलन 2024 क्या है, आइए देखते हैं। यह द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो भारत की लुक ईस्ट नीति के अनुरूप इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की भागीदारी के साथ वर्ष 1995 में शुरू हुआ। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभ्यास मिलन क्या है। तो ये क्या है, ये द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, कब शुरू हुआ था? 1995 में शुरू हुआ था। क्या है ये लुक ईस्ट नीति के अनुरूप जो है किन किन देशों का जो है समग्र वो है? तो इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड की भागीदारी है इसमें, ध्यान रखिएगा। 16 से 27 फरवरी के बीच में यह जो है आयोजित हो रहा है और करीब करीब 50 देशों की नौसेनाएं जो है इसमें भाग लेंगी, काफ़ी बृहत स्तर पर यह होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 32वां ब्यास सम्मान अभी हाल ही में किसको दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। तो किसे मिला? तो ये हिंदी के व्यंग्यकार जो हैं एक हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को जो है 32वां जो है व्यास सम्मान दिया गया है, महत्वपूर्ण है। किस चीज़ के लिए मिला है इनको? तो व्यंग्य इनका उपन्यास है एक व्यंग्य जिसका नाम है पागलखाना। तो प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि पागलखाना किस उपन्यास से दिया गया? तो पागलखाना उपन्यास के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ में इनको वर्ष 2015 में जो है यानी कि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को वर्ष 2015 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और इनके साथ साथ में इनकी पहली पुस्तक कौन सी है? नरक की यात्रा है। तो अब कितने प्रश्न बनते हैं इनसे? सबसे पहले कि 32वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया। किस चीज़ के लिए मिला? तो उनके व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए मिला। पद्मश्री से सम्मानित उनको कब किया गया? वर्ष 2015 में सम्मानित किया गया। और इनकी पहली पुस्तक कौन सी है? नरक की यात्रा है। तो इतने प्रश्न जो है इतने टॉपिक से बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसी तरीके से आपको करंट अफेयर्स जो है रेडी करना होता है। साथ ही साथ में व्यास सम्मान आया तो व्यास सम्मान के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न व्यास सम्मान से भी पूछ लेता है। तो 1991 में यानी कि 1991 में जो है यह शुरू किया गया था। इसमें क्या मिलता है? 4 लाख नगद राशि मिलती है आपको, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और एक पट्टिका दिया जाता है। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे अक्सर पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से व्यास सम्मान के अंतर्गत क्या क्या जो है दिया जाता है पुरस्कार के रूप में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आपको मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स आप लोग जरूर करते रहा करिए। मेरा करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी विगत जो ROR की परीक्षा हुई उसमें भी करंट अफेयर्स लोग कह रहे थे बहुत कठिन है, बावजूद इसके जो है मेरी करंट अफेयर की PDF से प्रश्न बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा आज एक प्रश्न आप लोग के लिए है, क्योंकि अंतिम समय में एक प्रश्न देता हूं आप लोग के लिए। अंतिम समय इन द सेंस कि वीडियो के लास्ट में, दूसरा मत समझिएगा। तो प्रश्न यह आपका है कि विश्व जो है आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका आज का प्रश्न है, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे। आपको बताना है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है। ये दोनों चीज़ें जो है आपको बतानी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसका उत्तर जरूर देंगे। मैं बार बार कहता हूं कि जब आप इंटरनेट पर कोई चीज़ एक चीज़ सर्च करते हैं तो एक चीज़ सर्च करने के साथ साथ में आपको कई और अन्य जो है चीज़ें मिलती हैं और वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिएगा, साथ साथ में कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर जरूर दीजिएगा। यही आपसे रिक्वेस्ट है। यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, सिंसियर हैं, तो भी पढ़ रहे होंगे तो फिर कोई बात नहीं है, कोई इसका तोल नहीं है फिर, है ना। लेकिन यदि आप सिंसियर हैं, यदि आपका लक्ष्य UPPCS, ROR या अन्य कोई परीक्षा है, तो मुझे लगता है कि आप लोग आंसर जरूर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।